चलिए बात करते हैं अपन अब सॉइल इरोजन की। अच्छा टॉपिक है, अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा क्या है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के साथ साथ इसका कंजर्वेशन भी हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए। सबसे पहले तो आप सॉइल इरोजन को समझें। देखिए मान लीजिए ये होगी सॉइल, ये क्या होगी भाई, सॉइल होगी। सॉइल में आपको पता है क्या क्या रहता है इसके अंदर, सॉइल पार्टिकल्स बेसिकली 3 प्राइमरी पार्टिकल्स बताए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या है भाई, सैंड है इसके अंदर, सिल्ट है इसके अंदर, क्ले है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, ढेर सारी चीज़ें हैं। ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कुछ सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं सॉइल इरोजन। देखो इरोजन जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है लॉस होना, या कहें किसी भी चीज़ का रिमूवल होना। कोई चीज़ हटकर कहीं और चली जाए, रिमूव हो जाए, उसका मतलब होता है इरोजन। हम बात कर रहे हैं सॉइल इरोजन की, मतलब यहाँ पर सॉइल पार्टिकल आपके रिमूव हो रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपकी सॉइल है। अब इसमें जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे, जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे, वो सबसे पहले यहाँ से डिटैच होंगे, मतलब यहाँ से वो सॉइल पार्टिकल पहले तो अलग होंगे। अलग होने के बाद वो सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से वो कहीं किसी दूसरी जगह पर आकर के चले गए, ये आ गए भाई, ये यहाँ पर कोई और सॉइल थी, वहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल आ गए। मतलब ये सॉइल पार्टिकल यहाँ से डिटैच हुए और किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गए। कैसे चले गए भाई, पैर लगे थे क्या इनके? अपने आप तो नहीं जा सकते, जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये पानी की वजह से जा सकते हैं, हो सकता है बहुत तेज पानी बहा हो तो पानी के बहाव के साथ ये पार्टिकल भी चले गए। हो सकता है यहाँ पर हवा बहुत तेज चली हो, हवा बहुत ज़्यादा तेज चली हो, जिसकी वजह से ये सॉइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए। हो सकता है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हुई हो, इंसानों की एक्टिविटी हुई हो, रेत खनन वगैरह, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मिट्टियों को खोद कर ले जाया, तो वो भी क्या एक तरह का इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन कर देना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग वगैरह करने, अपने जानवरों को ले जाओ, कहीं पर अच्छी खासी घास लगी हुई है, आप डेली वहाँ पर जानवर ले जा रहे हो, अपने मवेशी ले जा रहे हो, वहाँ पर अपना ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, धीरे धीरे सारी घास खत्म हो जाएगी, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, तो वो भी एक तरह का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, लेकिन वो इंसानों के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं। विंड, वाटर, ये बड़े कॉमन है। पानी के द्वारा और हवा के द्वारा ये सॉइल पार्टिकल डिटैच होंगे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। मतलब इस जगह पर मान लीजिए ये जो है वो जगह है ए और ये जो जगह है वो है बी। तो जिस जगह से पार्टिकल जा रहे हैं वहां पर क्या हो गया, सॉइल का लॉस हो गया, मतलब वो क्या हो गया भाई, सॉइल इरोजन। अब यहां पर ये डेफिनेशन में या ये चीज कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है, ना ही आप इसमें कंफ्यूज होना कि कितनी दूरी तक जाएंगे। हो सकता है ये 100 मीटर ही गए हो सकता है भाई गांव में आप देखोगे तो एक फील्ड ये रहा, दूसरा फील्ड ये रहा, हो सकता है इस फील्ड से सॉइल पार्टिकल निकल के दूसरे फील्ड में चले गए, तो इस फील्ड के लिए तो सॉइल इरोजन हो गया ना। तो सॉइल इरोजन में ये डेफिनेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है और ना ही ये चीज बताई गई है कि वो पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं, कितना भी मूव कर सकते हैं। यहां पर तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि पार्टिकल अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह चला गया है, बस वो सॉइल इरोजन हो गया। सिंपल सी बात है। यहां पर कितनी दूर गया है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, भले ही वो 100 मीटर ही गया हो, 50 मीटर ही गया हो, 10 मीटर ही गया हो, 1 मीटर ही गया हो। मान लीजिए यहां से सॉइल पार्टिकल यहां चला गया, हुआ तो सॉइल इरोजन, उस जगह से तो लॉस हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना कि कितना दूर जाएगा तभी उसको सॉइल इरोजन कहेंगे, क्योंकि अभी हम एक बात पढ़ने वाले हैं इसमें, एक होता है स्प्लैश इरोजन। क्या? स्प्लैश इरोजन, जिसको हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं, रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। अब सोचो इस स्प्लैश इरोजन में या रेन ड्रॉप इरोजन में तो जो बूंद है वो बिल्कुल 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक मान लो वहां तक जाती है। जैसे मान लीजिए पानी की एक बूंद यहां से गिरी, ये रेन ड्रॉप है, बारिश की एक बूंद आ रही है और ये बूंद आकर के इस मिट्टी की सरफेस पर गिरेगी। जैसे ही इस मिट्टी की सरफेस पर गिरेगी तो भाई इसके अंदर एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगी और मिट्टी से टकराएगी, वो एनर्जी उस मिट्टी के पार्टिकल को स्प्लैश कर देंगे। यहाँ पर जहां भी ये पानी की बूंद टकराएगी वहां से छोटे छोटे से मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, वो अलग दूर जाकर के गिर पड़ेंगे। अब सोचो कितनी दूर जाकर गिरेंगे, बहुत पास में जाकर के गिरेंगे, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूर, वो भी सॉइल इरोजन कहलाएगा, जिसे हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं। अभी पढ़ेंगे, ये वाटर इरोजन का ही एक टाइप है। तो इरोजन का बड़ा सिंपल सा मतलब है सॉइल पार्टिकल का डिटैच होना और वहां से जहां पर वो है वहां से दूसरी जगह चले जाना, वो आपका सॉइल इरोजन
कहलाता है। अब ये सॉइल इरोजन कितने टाइप का है वो देख लो। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, देखो बेसिकली सॉइल इरोजन है आपके दो टाइप का, एक तो है नेचुरल और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। एक सॉइल इरोजन कैसा है, नेचुरल है, और दूसरा सॉइल इरोजन है आपका आर्टिफिशियल। जो नेचुरल सॉइल इरोजन है इसको हम लोग नॉर्मल इरोजन भी कह सकते हैं या फिर जियोलॉजिकल इरोजन भी कह सकते हैं। इसको जियोलॉजिकल इरोजन या फिर नॉर्मल इरोजन भी आप इसे कह सकते हो। ये कोई दिक्कत नहीं है इस इरोजन में, ये इरोजन किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, नॉर्मल इरोजन, नेचुरल इरोजन, जियोलॉजिकल इरोजन बहुत ज़्यादा कई साल लग जाती हैं। इवन जितने साल इरोजन होने में लगते हैं ना, उससे कम समय में तो सॉइल नई बन के तैयार हो जाती है। बड़ा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है, रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो कम है, मतलब वो सॉइल फॉर्मेशन की रेट को एक्सीड ही नहीं करता, कभी उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम कहें रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन से ज़्यादा सॉइल इरोजन हो ही नहीं पाता। सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन ऐसी सॉइल इरोजन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करती, ये हार्मफुल नहीं है। नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, सॉइल इरोजन बहुत कम होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। इतने वर्ष निकल जाते हैं, इतने साल निकल जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये आर्टिफिशियल इरोजन, इसको एबनॉर्मल इरोजन भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इरोजन, इसको एबनॉर्मल इरोजन भी हम लोग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो इसको सिंपली इरोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंपली इरोजन। देखो अब वो तो जो था अपना नॉर्मल हो गया जियोलॉजिकल इरोजन, ये इरोजन आपका एक तो इसमें इंसानों की भी दखल होता है, हमारा मनुष्य जो है उनका भी यहाँ पर दखल होता है, इसलिए इस इरोजन को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी इसको हम लोग कहते हैं। हालांकि एंथ्रोपोजेनिक इरोजन एक अलग ही टाइप हो गया, लेकिन वो भी इसी में ही काउंट होगा, आर्टिफिशियल में ही काउंट होगा। ये आर्टिफिशियल इरोजन जो है ना, ये बहुत तेजी से होता है। आर्टिफिशियल इरोजन, सॉइल इरोजन, देखो ये बहुत तेजी से होता है, फास्टर रेट पर होता है। इतनी तेजी से होता है कि भाई सॉइल फॉर्मेशन हो नहीं पाता, उससे पहले ही सॉइल इरोजन हो जाता है, इसलिए ये हार्मफुल है। यानी कि यहाँ पर जो रेट है सॉइल फॉर्मेशन की, या फिर हम कहें रेट जो है सॉइल इरोजन की, वो ज़्यादा है। रेट ऑफ सॉइल इरोजन इज मोर देन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन हो नहीं पाता, उससे पहले ही बहुत सारा सॉइल इरोजन हो जाता है, इसी वजह से ये हार्मफुल है और हमको यही पढ़नी है। ये कैसा है भाई, हार्मफुल है, बिल्कुल है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, इसमें एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड इरोजन है एक तरह का, ये मैन मेड इरोजन। हालांकि आप कहोगे सर इसमें तो पानी भी आ जाता है, हवा भी आती है, तो भैया इंसानों के द्वारा थोड़ी ना हवा चल रही है, इंसान थोड़ी ना रेस्पॉन्सिबल है पानी बहाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की क्या गलती रहती है कि इसे मैन मेड इरोजन भी कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी कहा जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, प्रॉपर तरीके से हम लोग खेती नहीं करते, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करते, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो हम ठीक तरीके से नहीं करते, जिस वजह से पानी और हवा अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। क्योंकि देखो पानी और हवा वो तो नेचुरल है, वो तो बहेंगी और तेज हवाएं भी चलेंगी, तेज पानी भी बहेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम कैसे करके भी अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ठीक बने, अच्छा उनका मैनेजमेंट करें और उन चीज़ों को रिड्यूस करें। तो वो भी बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो मैन मेड इरोजन भी, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन जो आर्टिफिशियल में ही आ जाता है। अब ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक तो है आपका, किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल सॉइल इरोजन। ये है भैया आपके दो टाइप का।
एक तो है वाटर इरोजन और दूसरा है आपका विंड इरोजन। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका वाटर इरोजन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरोजन आपका यही होता है वाटर इरोजन। विंड इरोजन का बहुत कम रोल है, खास करके कुछ स्पेसिफिक जगह, जैसे कि अगर मैं बात करूं एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ऐसी जगह जहां पर बारिश बहुत कम होती हो। जब बारिश बहुत कम होगी, इनसफिशिएंट रेनफॉल, बारिश बहुत कम होगी तो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, पार्टिकल बहुत आसानी से डिटैच हो जाएंगे और तेज हवाओं के चलने से जो हल्के पार्टिकल है वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है राजस्थान एरिया में। सबसे ज़्यादा विंड इरोजन जो होता है वो राजस्थान में ही होता है। हाईएस्ट विंड इरोजन है आपका राजस्थान में। हल्के पार्टिकल जैसे कि आपका सिल्ट हो गया, इसमें जो लाइटर पार्टिकल है, जो हल्के पार्टिकल्स हैं आपके, जैसे कि सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ये मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और रह जाते हैं क्या, जो कोर्सल पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह रह जाते हैं, बाकी के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। अपन बात करेंगे सबसे पहले तो वाटर इरोजन की। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया थोड़ा सा। हाँ, तो वाटर इरोजन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इरोजन जो होता है वाटर इरोजन होता है। टोटल इरोजन जितना भी हो रहा है ना, उसका 80% यही है। 80% ऑफ द टोटल सॉइल इरोजन, जितना भी सॉइल इरोजन हो रहा है उसका 80% इरोजन जो है वो आपका वाटर इरोजन ही करता है। बचा कुचा आपका विंड इरोजन कर देता है। और इसमें भी देखो, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, वाटर इरोजन की। तो वाटर इरोजन जो है वो अपने कई टाइप का है, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। देखो कौन कौन से टाइप है भाई। सबसे पहला तो है इसमें स्प्लैश इरोजन, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्प्लैश इरोजन। इसी को हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। स्प्लैश इरोजन को ही हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। दूसरा है आपका शीत इरोजन, शीत इरोजन। तीसरा है आपका रिल इरोजन। चौथा है आपका गली इरोजन। ठीक है, और पांचवा है आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक या फिर स्ट्रीम चैनल इरोजन भी हम इसको कहते हैं, स्ट्रीम चैनल इरोजन। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन, जिसमें मैंने बताया था छोटी छोटी सी रेन ड्रॉप जो आती हैं, ये है भाई रेन ड्रॉप। जब ये नीचे की तरफ आएंगी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएंगी, स्पीड इनकी बढ़ जाती है, इनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इतनी भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि किसी को चीर जाए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि भाई अपने ऊपर पड़े और अपने भाई गोली की तरह आर पार बूंद निकल जाए और अब मर जाए, ऐसी नहीं होती। जितना इनका वेट होता है उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये पार्टिकल ये जो रेन ड्रॉप है उन सॉइल पर जब टकराते हैं तो उसकी वजह से जितनी जगह पर ये टकराएंगे वहाँ पर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और उन मिट्टी के हल्के पार्टिकल्स को ये दूसरी जगह पर उछाल देगी। मतलब यहाँ पर गिराए तो यहाँ से सॉइल पार्टिकल दूसरी जगह पर उछल जाएंगे। बस ये है आपका स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन। इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेज, या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप है आपकी वाटर इरोजन की। वाटर इरोजन की सबसे पहली स्टेप यही है। बूंद बूंद से गढ़ा भरता है तो यहाँ पर बूंद है, बूंद बूंद से सागर बनता है तो यहाँ पर बूंद से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसको सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब कहते हैं भाई एक पानी की बूंद गिरी और इससे सॉइल पार्टिकल 5 सेंटीमीटर दूर जाकर के गिरा, कहें क्या है, अपने खेत में ही तो है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये है तो इरोजन, लेकिन पूरी तरह से अननोटिस, मतलब नॉर्मल जैसा है, कुछ नहीं है, इतना तो चलता है। फिर है आपका शीट इरोजन, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। शीट इरोजन में क्या होता है, जैसे बूंद बूंद गिरती जाती है, फिर तेज बारिश होने लगती है तो बूंद बूंद से एक पूरी सी की पानी की लेयर बन जाती है, और जब वो पानी की लेयर एक साथ बहती है तो पूरी की पूरी परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये अक्सर आपने देखा होगा, आप अपने खेतों में जब कभी पानी दीजिए, जिनके पास हो नहीं वो क्या करें, तो कहीं देख लेना, जहाँ कहीं पर खेतों में पानी वगैरह जा रहा हो पानी की पाइपलाइन के द्वारा, तो देखना जहाँ पर पाइपलाइन से पानी निकलता है ठीक उसी जगह पर जो मिट्टी होगी वो वहाँ पर पथरीली आपको नजर आएगी, क्योंकि वहाँ से सारी की सारी सॉइल जो है वो दूसरी जगह जा चुकी है।
और पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कि इतनी जगह पर, एक पूरी की पूरी शीट जहाँ, क्योंकि वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है तो एक पूरी की पूरी परत जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मतलब यहाँ पर लेयर के फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो रिमूवल होता है सॉइल का, सॉइल पार्टिकल्स का, वो पूरा की पूरा लेयर के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ लेयर, इन फॉर्म ऑफ सॉइल लेयर, या फिर अपन कहें एक पूरी की पूरी शीट यहाँ पर जाती है। और ये बेसिकली जो अपनी फर्टाइल सॉइल होती है ना, उनके रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है शीट इरोजन, क्योंकि पूरी की पूरी फर्टाइल लेयर ऊपर से गायब हो जाती है। तो फर्टाइल सॉइल के केस में ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। खास करके हम खेतों की बात करें अपने, यहाँ पर हमारी फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर जो टॉप सॉइल जो रहती है उसकी अपर लेयर जो होती है पूरी की पूरी तरह से वॉश हो जाती है, धुल करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है पानी के बहाव में। ठीक है, और फार्मर इसको पूरी तरह से अननोटिस्ड कर देता है, मतलब देखता ही नहीं है, अननोटिस्ड बाय द फार्मर। और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल बन जाती है किसानों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल को ये पूरी तरह से रिमूव कर देती है। सेकंड आपकी है रिल इरोजन। रिल इरोजन का मतलब होता है छोटी गलियां, स्मॉल चैनल, स्मॉल चैनल जिनको अपन कहते हैं क्या, रिल। जब पानी एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, एक ही जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर वो ऐसे बहेगा तो वहां पर एक छोटी सी नाली बना देगा, और वो छोटी सी नाली ही क्या कहलाती है, रिल कहलाती है। ठीक है, तो इसको कह देते हैं क्या अपन, रिल इरोजन। ठीक है, छोटी सी नाली बन जाती है, पानी जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक जगह पर और बहने लगता है, ये रिल इरोजन हो गया। जब इस रिल इरोजन पर हम ध्यान नहीं देते ना, तो ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है कहाँ, गली इरोजन पर। अब आते हैं गली इरोजन। गली इरोजन के बारे में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गली इरोजन, बड़े बड़े चैनल इसके अंदर बन जाते हैं। आपने कभी देखे हो चंबल के बीहड़, ना देखे हो तो चंबल के बीहड़ गूगल पर सर्च कर लेना, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, गली इरोजन का। इतने बड़ी बड़ी उसमें मतलब गली टाइप की बन जाती हैं, जिनमें सोचो कभी पानी बहा करता होगा, कितना ज़्यादा मिट्टी का कटाव उसने किया है। कई जगह तो ऐसा होता है कि भाई जिसने कुएं खोद रखे हैं ना, तो उसके पास में इतना ज़्यादा खतरनाक गली इरोजन होता है कि कुओं की दीवार दिखने लगती है। जितने गहराई में कुएं रहते हैं वो पूरे की पूरे उनकी दीवारें नजर आती हैं, वो है आपका गली इरोजन। कह सकते हैं कि अपन जो एडवांस फॉर्म है रिल इरोजन का, रिल इरोजन में छोटी से चैनल होते हैं, गली इरोजन में बड़े हो जाते हैं। एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिल इरोजन, ये जो रिल इरोजन है वही जब आप नहीं देखते तब वो गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिल इरोजन तक तो क्या है भाई, छोटी मोटी सी चैनल बनते हैं, छोटी सी नालियां बनती हैं, जिनको अपन टिलेज से सही कर सकते हैं। ये जितने भी इरोजन मैंने बताए इन सब को आप टिलेज से ठीक कर सकते हो, करेक्टेड बाय दी टिलेज। टिलेज कर दो वापस से भाई। स्प्लैश इरोजन में पार्टिकल थोड़ी जगह से दूसरी जगह गया, शीत इरोजन में यहाँ से 10 मीटर दूर बहकर चला गया, रिल इरोजन में एक पतली सी नाली बन गई, टिलेज कर दोगे तो सारी मिट्टी वापस से एक जैसी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन एक बार गली इरोजन आ गया तो गली इरोजन को आप टिलेज से भी ठीक नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है फिर, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय दी गली इरोजन। अरे कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द टिलेज, टिलेज से भी आप इसको ठीक नहीं कर सकते। अब ये गली इरोजन कितनी बड़ी गली बनेगी भाई, छोटी सी चैनल थी यहाँ पर बड़ी चैनल बनेगी तो कितनी बड़ी बनेगी और कितनी गहरी बनेगी, उस बेसिस पर ये अलग अलग टाइप का हो जाता है। जैसे कि हाँ, और एक और बात बताऊं कि ये बिल्कुल नोटिसेबल है, शीत इरोजन को नोटिस नहीं करता, गली इरोजन को भी छोड़ देता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। जितने भी हमने इरोजन पढ़े ना उनमें साफ साफ सबसे ज्यादा नोटिसेबल, तुरंत दिखने वाला यही है, सबसे ज्यादा हार्मफुल। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हार्मफुल हमने यहां पर भी लिखा है, शीट में भी लिखा है। जब फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर आपको शीट इरोजन आंसर लगाना है। अगर कोई ऐसा पूछ ले कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा इरोजन है और उसमें फर्टिलिटी या फार्मर शब्द दिया हो तो आंसर लगा देना आपको शीट इरोजन। और अगर फर्टिलिटी या फार्मर का शब्द नहीं दिया गया, सिंपल पूछ ले कि सबसे ज्यादा हार्मफुल इरोजन कौन सा है, तो फिर वो है गली इरोजन। लेकिन फार्मर, फर्टिलिटी, फील्ड, एरेबल लैंड, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हैं तो फिर शीट इरोजन ही आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हार्मफुल रहता है। और जैसे मैंने बताया ना अभी, जो बीहड़, रेवाइंस वगैरह जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, एंड फॉर्म द रेवाइंस।
अब देखो इसमें अगर हम बात करें स्टेजेस की कि ये होता कैसे है, कैसे बनता है, तो टोटल इसमें 4 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस है भाई? टोटल 4 स्टेजेस। उन 4 स्टेजेस का नाम याद रखना। सबसे पहला तो है आपका फॉर्मेशन स्टेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी है भाई? ये गली इरोजन के बनने की स्टेज है। टोटल 4 स्टेजेस में गली इरोजन बनती है। सबसे पहली तो आपकी है फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज के बाद फिर दूसरी आती है आपकी डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज, इनमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं, सिंपल फॉर्मेशन स्टेज में शुरुआत होती है। डेवलपमेंट स्टेज में वो धीरे धीरे से गहरे होने लगते हैं और उनकी जो चैनल्स हैं उनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद आता है आपका, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर हीलिंग स्टेज में। हीलिंग स्टेज, अब यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं हीलिंग स्टेज का मतलब क्या है, कि वो वापस से हील का मतलब क्या होता है? सही होना। तो कुछ लोग सोचेंगे हीलिंग स्टेज का मतलब क्या, सही हो रही है? नहीं, हीलिंग स्टेज से मतलब ये है कि यहाँ पर जो गली बन गई हैं उन गली में वेजिटेशन ग्रो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले ये ज़मीन ऐसी थी, फिर फॉर्मेशन स्टेज आई, फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज आ गई, ये आपका देखो ये पूरी की पूरी एक गली बन गई। ठीक है, अब हीलिंग स्टेज में क्या होगा कि ये जो गली बनी है, ये जो गली बनी है, इसी गली में पेड़ पौधे उगाएंगे। जो भी घास फूस खरपतवार जो भी वेजिटेशन होगा वो इसी गली में आ जाएगा, यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो कर जाएगा, उसको कहते हैं हीलिंग स्टेज। तो जो वेजिटेशन वगैरह होता है वो इस गली वगैरह में, गली की जो दीवार वगैरह रहती है उसमें बन करके तैयार हो जाता है, उसको कहते हैं अपन क्या? हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज के बाद फिर आता है आपका स्टेबलाइजेशन या स्टेबल स्टेज, जो भी कहो, स्टेबलाइजेशन लिख लेते हैं। स्टेबलाइजेशन स्टेज। स्टेबलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, ये जो वेजिटेशन है वो यहाँ दीवारों तक पूरी की पूरी जो एरिया रहते हैं उसमें बन जाता है। फिर उसके बाद आपने देखे होंगे कई बार बहुत सारे पहाड़ वगैरह आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए माउंटेन्स वगैरह आपने देखे हैं, ये आपने देखा होगा हर जगह पर पेड़ पौधे नजर आते हैं। तो ये माउंटेन्स में ये जो आपको देखो ना, ये वी शेप की जो वैली नजर आ रही है, ये जो वी शेप की वैली है ये भी क्या है? एक प्रकार का गली इरोजन ही तो है। लेकिन अभी ये माउंटेन्स जो है उसमें पेड़ पौधे हैं, जंगली प्रजातियां हैं, तो वो एक तरह से किस स्टेज पे आ चुकी है? स्टेबलाइजेशन स्टेज पर आ चुकी है। बात समझ गए? मतलब पूरी गली सरफेस पर वेजिटेशन हो जाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाँ, अब आते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन पर। स्टेज पढ़ ली, अब आते हैं सीधे इसकी क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ गली इरोजन। देखो गली इरोजन का क्लासिफिकेशन, इसको हमेशा जी से डिनोट किया जाता है, और ये बेसिकली 4 टाइप के हैं, G1, G2, G3 और G4। एक होता है वेरी स्मॉल गलीज। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो गली कितनी चौड़ी है और गली कितनी गहरी है और स्लोप कितना है। इन 3 फैक्टर पे हमने डिसाइड किया, इन 3 फैक्टर को ही आपको याद रखना है। सबसे पहली तो है वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी गलीज हैं। ठीक है, दूसरी है आपकी स्मॉल गली, छोटी छोटी गलीज। फिर उसके बाद है मीडियम गली, और फिर उसके बाद है लार्ज गलीज। क्यों भाई, कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल है। लार्ज को आप चाहें तो डीप और नैरो लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी और सकरी गलियां, डीप एंड नैरो, डीप एंड नैरो गली। ठीक है, लार्ज की जगह ये लिखो, क्योंकि किताबों में भी यही दिया है, बाकी का मतलब वही है। इसको डिनोट किया जाता है G1 से, इसको डिनोट किया जाता है G2 से, इसको डिनोट किया जाता है G3 से, इसको G4 से। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ही हो, मतलब ये ऑप्शन हो G1, G2, G3, G4 भी हो सकता है। अब देखो इसमें हमको बातें क्या क्या याद रखनी है। एक तो गहराई, कौन सी गली कितनी गहरी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और उसमें स्लोप कितना है। स्लोप आपको परसेंटेज में बताना है। डीप की बात करें तो ये है अप टू दी 3 मीटर। कितना? वेरी स्मॉल गलीज जो है वो आपकी 3 मीटर गहरी तक हो सकती हैं। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 18 मीटर से कम, चौड़ाई इसकी 18 मीटर से कम होनी चाहिए। स्लोप की अगर हम बात करें तो वो कोई फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है, कितना भी स्लोप इसका हो सकता है। कहीं पर भी इसका फिक्स स्लोप नहीं दिया है, इसलिए आपको भी वेरी ही करना है, मतलब एक पर्टिकुलर डाटा आपको नहीं देना है। फिर आते हैं अपन स्मॉल गलीज पर। स्मॉल गली भी आपका यही है, अप टू दी 3 मीटर, यानी स्मॉल गलीज जो है उनकी गहराई भी 3 मीटर तक ही है, बस इनकी जो चौड़ाई है वो 18 मीटर से ज़्यादा होगी। चौड़ाई इनकी 18 मीटर से ज़्यादा होगी।
और स्लोप यहाँ पर आपको फिक्स बताना है, यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर फिक्स बताना है 8 से लेकर के 15% के बीच में स्लोप होना चाहिए। किसमें? G2 में, या फिर अपन का है स्मॉल गली में। फिर हम बात करें यहाँ पर G3 यानी कि मीडियम की, इसमें जो आपका डीप है, मतलब कितना गहरा होगा, उसमें एक रेंज है, वो है आपकी 3 to 9 मीटर, ठीक है। और ये डीप वाले में आ जाता है 9 मीटर से ज़्यादा, सबसे लास्ट वाले में डीप एंड नैरो में। फिर हम बात करें इसकी विड्थ की, तो यहाँ पर विड्थ जो है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 18 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए मीडियम गली में, नॉट लेस देन 18 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और स्लोप भी यहाँ पर 8 से 15% के बीच में ही है, ठीक है। वहाँ अगर हम बात करें डीप एंड नैरो गलीज में, तो इसका जो विड्थ है वो वेरी करती है, मतलब फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स डाटा नहीं है कि भाई कितना होगा, ये यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है। और स्लोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बार आता है कि भाई नैरो हमने कहा है, डीप भी है, तो अब नैरो और डीप होगा तो सीधी सी बात है इसकी जो वॉल होंगी बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वर्टिकल रहती है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप यहाँ पर होता है, या फिर हम कहें कई बार तो वर्टिकल गलीज भी यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल खड़ी चट्टान, ऐसा लगता है जैसे खाई हो आगे, इस तरह की चीज़ है। तो ये आप चीज़ें याद रखना, क्लासिफिकेशन हो गया गली इरोजन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर गली इरोजन के बाद एक लास्ट क्या था आपका, स्ट्रीम बैंक। स्ट्रीम बैंक या फिर हम कहें यहाँ पर स्ट्रीम चैनल इरोजन। स्ट्रीम बैंक या स्ट्रीम चैनल की अगर हम बात करें तो जो नदियां बह रही हैं आपकी, जो नाले बह रहे हैं आपके, जो किनारे पर आकर के, जैसे मैं कहूँ कि ये नदियां बह रही हैं, तो यहाँ पर जो बहुत तेज जब नदियां बहेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये मुड़ाव हो गया अब नदी में, यहाँ से जैसे मुड़ रही है, कोई नदी है, ये कोई रिवर है, ठीक है, ये नदी यहाँ से मुड़ रही है, तो ये यहाँ से जब मुड़ेगी तो आप सोचिए, अभी मान लीजिए इस वाले एरिया में खेती हो रही है बढ़िया तरीके से, ये मान लीजिए ये वाला जो एरिया है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। अब क्या होगा, जब यहाँ से पानी आएगा, जब पानी बहुत ज़्यादा तेज होगा तो पानी सबसे पहले कहाँ, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद वो इधर मुड़ेगा, तो यहाँ पर टकराते टकराते ये वाला जो एरिया है ना ये बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, ये वाला जो एरिया है ना वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और ये नदी जो है वो चौड़ी होती जाएगी, ये वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, समझ गए। क्योंकि पानी यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा भाई, हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर, या फिर अपन कहें फास्ट मूविंग वाटर जो रहता है उसकी वजह से होता है, फास्ट मूविंग वाटर। धीमी तरीके से अगर कोई नदी बह रही तो उसमें ऐसी समस्या नहीं, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा तेज बहता है तो उसमें ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। फास्ट मूविंग वाटर जो रहते हैं उससे आपके स्ट्रीम चैनल इरोजन या फिर अपन कह सकते हैं इरोजन आ जाते हैं। अब क्या है नेक्स्ट हेडिंग इसमें, टेक्निक्स। काई की टेक्निक कि भाई ये जो वाटर इरोजन हमने पढ़ा, इतने सारे इरोजन हुए, ये सही कैसे किए जाएं। कंट्रोल ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हमें सही करना है कि ये सॉइल इरोजन सही कैसे होंगे। यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और दूसरे हैं आपके मैकेनिकल। मैकेनिकल में आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी या उन सब चीज़ों में ना जाए, तो सिंपल सा मेथड देख लो, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्रोनॉमिक में सबसे पहला तो वही आपका है कवर क्रॉप। ये कई बार अपन बता चुके हैं, जितनी भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, जिनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, लीफ, वेजिटेशन, पत्तियां, स्टेम बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर लेंगी। जब वो मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर लेती है, मिट्टी पर पूरी तरह से ढक जाती है, तो पानी का जब बहाव होता है उससे भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, और तेज़ हवाएं चलती हैं उससे भी मिट्टी हवाओं के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाती। तो जो अपनी कवर क्रॉप है, जैसे कि अपनी बेसिकली ग्रासेस हो गई, लेग्यूम्स हो गए, ग्रासेस, लेग्यूम्स, ये सब क्या आपके कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप के बाद सेकंड है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मैंने अभी शायद डाउट सेशन में ही बताया था आपको कि स्ट्रिप क्रॉपिंग होता क्या है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में मतलब कोई भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप हो उसको आप ग्रो कराइए किसके साथ,
फॉडर के साथ, हे के साथ, जो उनकी क्रॉप होती है उनके साथ। जैसे मैंने बताया था कि भाई मान लीजिए ऐसा स्लोप वाला एरिया है, तो यहाँ पर आप पहले मान लीजिए इतने एरिया में हमने ग्रो करा दिया क्या, कॉर्न। फिर उसके बाद इतने वाले हिस्से में हमने ग्रो करा दिया क्या, ओट। फिर इतने वाले हिस्से में हमने ग्रो करा दी कोई क्रॉप हे पर्पस के लिए। फिर से हमने ग्रो करा दिया क्या, कॉर्न। फिर उसके बाद हमने फिर से ग्रो करा दिया क्या, ओट। और फिर से हमने ग्रो करा दिया क्या, हे पर्पस से कोई भी क्रॉप। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। अल्टरनेट पैटर्न में इसको हमें ग्रो कराना पड़ता है स्ट्रिप क्रॉपिंग में। स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद आ जाओ फिर अपना वेजिटेटिव बैरियर। वेजिटेटिव बैरियर में बहुत सारी अपनी नेचुरली ग्रासेस होती है, जैसे खसखस ग्रास है, वेजिटेटिव बैरियर, जैसे कि खसखस ग्रास। तो खसखस ग्रास जो है ये एक तरह का वेजिटेटिव बैरियर। ये ग्रास जब उगाए तो वहाँ पर मिट्टी जो है उनकी पकड़ बन जाती है और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती और हवाओं से भी वो मिट्टी डिटैच नहीं होती है। फिर उसके बाद है आपका मल्चिंग। मल्चिंग में क्या है भाई, जो भी अपने पास मान लीजिए क्रॉप रेसिड्यू है, कोई भी फसल का वेस्ट अपने पास बचा हुआ है, उस क्रॉप रेसिड्यू को, जैसे कि लीव्स वगैरह हो गई, टहनियाँ हो गई, ट्विंग्स वगैरह हो गए, इनको आप डाल दीजिए। तो जब आप इनको फील्ड के ऊपर डाल देंगे तो पानी से भी बचाव से रुक जाएंगे, तेज़ हवाएं जो चलेंगी उसके भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं आएंगे। तो मल्चिंग हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कंटूर फार्मिंग है। कंटूर फार्मिंग में क्या होता है भाई, जो स्लोप है उसके एक्रॉस हमें खेती करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्लोप हो गया, ये हमारे पास मान लीजिए ज़मीन है, अब यहाँ पर हमको खेती करनी है। तो खेती में जब आप करोगे ना, तो जो क्रॉप की आप बुवाई करोगे ना, उसको आप कभी भी इस डायरेक्शन में ना करें। ये मान लीजिए ये स्लोप हो गया, तो आपको खेती जो करनी है, जो बुवाई करनी है, वो इस डायरेक्शन में करनी है, ऐसे ऐसे। अगर स्लोप इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में ना बोए, ये आपको नहीं बोना। अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है तो आपको ऐसे खेती करनी है, अक्रॉस दी स्लोप आपको बुवाई करनी है, उसे कहते हैं कंटूर फार्मिंग। यहाँ पर जो सोइंग की जाएगी क्रॉप की, वो अक्रॉस दी स्लोप की जाएगी, ध्यान रखना, नॉट अलोंग दी स्लोप। अलोंग दी स्लोप मतलब स्लोप के साथ, और अक्रॉस दी स्लोप मतलब स्लोप के विपरीत, वो कंटूर फार्मिंग में आ जाता है। मैकेनिकल मेजर्स में हम बात करें तो 3 चीजें हैं। मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो एक है आपकी कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग ये सब स्लोप पे डिपेंड करता है। कंटूर बंडिंग कब की जाती है, जब स्लोप 6% तक हो। जब स्लोप कितना हो, 6% तक, अप टू दी 6%, 6% तक स्लोप हो। मान लीजिए ऐसा स्लोप है। अब कंटूर बंडिंग कैसे करोगे आप, यहाँ पर आप जगह जगह पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ गए आप, तो यहाँ पर आपने गड्ढा खोदा, जैसे यहाँ पर आपने गड्ढा खोदा, उस गड्ढा खोदने पर जो मिट्टी बाहर निकलेगी ना, उस मिट्टी को आपने यहाँ डाल दिया, ये मिट्टी डल गई। फिर आप और नीचे गए, यहाँ पर आपने फिर गड्ढा खोदा, और गड्ढे में खोदने पर जो मिट्टी बाहर निकलेगी उस मिट्टी को यहाँ डाल दिया। फिर आप और नीचे जा रहे हो, यहाँ पर फिर से गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोद करके जो मिट्टी बाहर निकल रही है उस मिट्टी को ठीक उसके पास में डाल दो। यहाँ नहीं डालना मिट्टी को कभी यहाँ नहीं डालोगे, मिट्टी को हमेशा उस तरफ, ऐसे आपको करना है। यहाँ पर गड्ढा खोदा और जो मिट्टी उसकी निकली गड्ढा खोदने पर, उसको यहाँ डाल दो। दैट इज कॉल्ड एज द कंटूर बंड। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं कंटूर बंड, कंटूर बंडिंग। इससे क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। मान लो कभी बहुत तेज पानी बरस रहा है, तो वो पानी अगर बरसेगा तो यहाँ से मिट्टी जो है वो निकल करके यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। और अगर कभी मान लीजिए ओवरफ्लो भी हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी बरसा, ये ओवरफ्लो हो गया, तो जो मिट्टी है वो यहीं रह जाएगी, और जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर यहाँ से चला जाएगा। मान लीजिए चलिए मिट्टी के पार्टिकल भी, हल्के पार्टिकल भी पानी के साथ वापस आ गए, तो वो आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक और गड्ढा आएगा, पानी फिर उसमें इकट्ठा होता जाएगा, मिट्टी के पार्टिकल उसमें इकट्ठे होंगे। अगर वो भी ओवरफ्लो हो गया तो वहाँ से फिर निकलेगा। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। कहने का मतलब है कंटूर बंडिंग से हम काफ़ी हद तक इरोजन को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है आपका बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग ये तब करते हैं जब स्लोप बहुत ज़्यादा हो। इसमें बेंच टेरेसिंग में स्लोप रखते हैं 16 से 33%। यहाँ पर अगर लैंड स्लोप जो है वो 16 से लेकर के 33% के बीच में है, तब आप यहाँ पर बेंच टेरेसिंग कर सकते हैं। बेंच टेरेसिंग का बड़ा सिंपल सा आपने देखा होगा, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपको खेती करनी है, तो सीढ़ियाँ बना दीजिए। यहाँ पर मतलब आपको कट करना है, कट करके ऐसे सीढ़ी नुमा, मतलब इस तरह से ये आप ऐसे बनाएंगे। ये वाली जो पार्ट, ये पार्ट पोर्शन इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर आपको।
ये फील्ड कैसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा। और यहाँ पर ये जो आपने बनाया है, यहाँ पर आप अपनी खेती कर सकते हैं। इसको कहते हैं बेंच टेरेसिंग। क्या कहा जाता है इसको? बेंच टेरेसिंग। 16 से लेकर के 33% तक। एक होती है आपकी जिंग टेरेसिंग। जिंग टेरेसिंग में भी सेम ऐसा ही रहता है, बस इसमें स्लोप का अंतर है। जब स्लोप 3 से लेकर के 10% तक हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने चाय के बागान देखे होंगे, चाय की खेती अगर कभी देखी हो, नहीं देखो टीवी में देखा होगा, पहाड़ी क्षेत्र पर करते हैं, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंग टेरेसिंग का। स्लोप इसमें याद रखना 3 से लेकर के 10% के बीच में होता है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अपन विंड इरोजन पर। ये वाटर इरोजन हो गया, अब आते हैं विंड इरोजन। देखो विंड इरोजन की अगर हम बात करें तो विंड इरोजन सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दी कुछ बातें, एरिड सेमी एरिड रीजन में होता है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, मिट्टी हल्की हो जाती है, पार्टिकल उसके ड्राई हो जाते हैं, आसानी से डिटैच हो जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और जो कोर्सर पार्टिकल है, सैंड वगैरह है, कोर्स सैंड है, वो वहीं पर रह जाते हैं। ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज्यादा आपकी ये होती है। अब ये कितने टाइप की है? अब इसे आप टाइप कहो या फॉर्म कह सकते हैं कि भाई कितने तरीके से ये होती है। फॉर्म ऑफ द विंड इरोजन, ऐसे कह लीजिए, फॉर्म ऑफ द विंड इरोजन। ये एक्चुअली में डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल के साइज पर। यहां पर आप बस एक पार्टिकुलर एक रेंज याद रखें, 0.1 to 0.5, बस ये रेंज अगर आपको याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतने से चीज को याद रखना, एक 0.1 से 0.5 के बीच में, एक 0.5 से ज्यादा, एक 0.5 से कम, 3 चीजें बन गई भाई। एक तो ये रेंज होगी, एक रेंज होगी 0.1 से भी कम, एक रेंज होगी 0.5 से ज्यादा। क्यों भाई? ये 3 ही चीजें बन रही है, बस ये डाटा याद रह गया तो ये तीनों तरीके समझ में आ गए। इसमें सबसे पहला है सरफेस क्रीप। और एक और बात बता दूं, ये कोई स्टेजेस नहीं है कि पहले सरफेस क्रीप होगा, उसके बाद सॉल्टेशन होगा, उसके बाद फिर सस्पेंशन होगा। ये कोई स्टेजेस नहीं है, ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड कर रही हैं। हो सकता है सरफेस क्रीप, साल्टेशन, सस्पेंशन, ये तीनों एक साथ चल रही हैं। बस यहाँ पर तो अलग अलग पार्टिकल हैं। जैसे सरफेस क्रीप में क्या होता है, जो भी अपने लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल मतलब यहाँ पर मैंने बताया ये, बस यही आपको याद रखना है, जिनका साइज 0.5 mm से ज़्यादा हो। 0.5 mm से ज़्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कहोगे सर इतना बड़ा पत्थर भी तो हो सकता है, नहीं वो नहीं, 0.5 से लेकर के 1 mm तक, बस ये रेंज है इसकी। मतलब कुल मिलाकर के 0.5 mm से ज़्यादा, अगर कोई ऐसा पूछ ले कि 0.5 mm से कितना ज़्यादा, तो केवल 1 mm तक, वो लार्ज पार्टिकल है। अब लार्ज पार्टिकल है, 0.5 mm से ज़्यादा है, तो कितनी भी तेज हवा चल जाए इन पार्टिकल को उड़ाकर नहीं ले जा सकती, लेकिन इनको रोल करवा सकती है। रोल मतलब ये ज़मीन पर ही घूमते घूमते एक दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जैसे कि ये आपकी सॉइल हो गई, और मान लीजिए ये सॉइल में कोई पार्टिकल यहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ से तेज हवा चली तो ये पार्टिकल उड़ नहीं सकता, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर जा तो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज दी सरफेस क्रीप। यहाँ पर रोलिंग हो जाती है, पार्टिकल जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि वो क्रीपिंग है, तो ना जमीन पर घिसट घिसट के चलना जैसे जो भी अपने इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो क्रीपिंग इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से रोलिंग होती है कुल मिलाकर के पार्टिकल्स की ग्राउंड सरफेस पर। वो है आपका सरफेस क्रीप। और ये सरफेस क्रीप अपना टोटल विंड इरोजन का 5 से 25% तक होता है। 5 से लेकर के 25% तक आपका यही होता है टोटल विंड इरोजन। टोटल विंड इरोजन का 5 से 25% तक आपका सरफेस क्रीप है। फिर है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन में आपका 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनको सॉइल पूरी तरह से उड़ाकर नहीं ले जा सकती, लेकिन जंप करवा सकती है। जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पर 0.1 से 0.5 mm के बीच का, बहुत तेज हवा चली तो ये यहाँ से एक जगह से ऐसे मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। फिर थोड़ी और तेज हवा आएगी तो वो वहाँ से ऐसे जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे, मतलब जंपिंग करके जाएगा, या फिर अपन कहें बाउंसिंग की मदद से जाएगा। तो जंपिंग करके बाउंसिंग मदद से जाता है, उसको कहते हैं अपन क्या, साल्टेशन। ये याद रखना बस, पार्टिकल साइज। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा होता है 50 से लेकर के 75% तक ऑफ द टोटल विंड इरोजन। जितना भी विंड इरोजन हो रहा है उसका 50 से लेकर 75% तक आपका यही रहता है। फिर उसके बाद है सस्पेंशन। ये बहुत कम है, सस्पेंशन आपका 3 से 4% ही है बस केवल। इसमें तो पार्टिकल साइज 0.1 mm से भी कम रहते हैं।
इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि भाई यहाँ पर तो आसानी से ये पार्टिकल हवा के साथ उड़ जाते हैं। कहते हैं बहुत तेज आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, तो वो यही है सस्पेंशन। 0.1 पार्टिकल के छोटे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से चले जाते हैं, ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आते नहीं है। ये 0.3 से लेकर के 4% तक ही होता है बस सस्पेंशन। सबसे ज़्यादा आपका सॉल्टेशन वाले फॉर्म में होता है। ये बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन वाले हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं, जबकि ये डिस्टेंस उतनी कवर नहीं कर पाते। सस्पेंशन वाले जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, बहुत दूरी तक चले जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर कंट्रोल की, बस अब छोटा सा ही और रह गया है कंट्रोल। कंट्रोल में यहाँ पर सबसे अच्छा है विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। समझना इसको, विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक क्या है। विंड ब्रेक एंड शेल्टर ब्रेक, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया भाई मेरा फील्ड, ऐसा क्यों बना, ये मान लीजिए ये हो गया भाई मेरा फील्ड। अब इस फील्ड में मान लीजिए मुझे पता है कि भाई यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं यहाँ पर बहुत तेज चलती है, विंड इरोजन का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, जिस तरफ से हवाएं आती है ना वहाँ पर मैं एक बाउंड्री बनवा दूँ। एक ऊंची ऊंची मैंने यहाँ पर ब्रिक्स वॉल बनवा दी, एक ईंटों की यहाँ पर मैंने वॉल बना दी। तो ये जो ईंटों की मैंने वॉल बनाई है ना, ये क्या हो गया भाई, विंड ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया, विंड ब्रेक। कहने का मतलब ये है विंड ब्रेक कोई भी फिजिकल बैरियर हो सकता है, एनी फिजिकल बैरियर। यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग की कोई बात ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप टेंट लगा दीजिए, खुद खड़े हो जाइए, प्लांट को खड़ा कर दीजिए, दीवारें खड़ी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मकान बनवा लीजिए, अपना कुछ भी कर लीजिए, कोई भी फिजिकल बैरियर है वो विंड ब्रेक होता है। और शेल्टर ब्रेक हम तब बोलते हैं जब सिर्फ और सिर्फ प्लांट का यूज़ किया जाए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लगा दिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ छोटे प्लांट लगाए, फिर मैंने कुछ थोड़े से बड़े प्लांट लगाए, फिर मैंने उनसे और बड़े प्लांट लगाए, और यहाँ पर मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। अगर हवाएं इस तरफ से आ रही हैं तो ये जो जब प्लांट की बात आती है, जब केवल श्रब्स झाड़ियों की बात आती है या केवल प्लांट की बात आती है, तो वो शेल्टर ब्रेक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शेल्टर ब्रेक है ना, वो है तो विंड ब्रेक ही, बस शेल्टर ब्रेक एक स्पेसिफिक है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि विंड ब्रेक में लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। विंड ब्रेक में लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो गए, जबकि शेल्टर ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ लिविंग वाली चीजें आती हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो जैसे मान लीजिए ये आपकी, मान लीजिए ये एरिया है, आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से हवाएं आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो ये जो हवाएं आ रही है ना, इसको कहते हैं विंड वार्ड, ठीक है। और यहाँ जब ये नीचे की तरफ हवाएं यहाँ से जाएंगी, इसको कहते हैं ली वार्ड। या फिर इसको और सिंपल तरीके से समझें, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फील्ड हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हमने शेल्टर लगा रखा है, ये हमारे विंड ब्रेक है, छोटे प्लांट हैं, फिर उससे भी बड़े प्लांट हैं, फिर उससे भी बड़े प्लांट हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी खेती कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने जो हाइट ले रखी है यहाँ पर शेल्टर बेल्ट की, वो कितनी है, एक्स है, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए, फुट में मान लीजिए। तो आपको पता है कि भाई कितनी दूरी तक की डिस्टेंस तक ये प्रोटेक्शन दे सकता है, 30x तक। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने इसकी हाइट रखी है 10 मीटर, यहां पर अगर कोई शेल्टर बेल्ट है, उस शेल्टर बेल्ट की जो हाइट है, अब आपको पता है, देखो हवा यहां से आएगी, हवा यहां से आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, विंड वार्ड। और यहां से हवा जब यहां पर जाएगी, निकलेगी वापस इस तरफ से जाएगी, तो इसको कहते हैं ली वार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, विंड वार्ड का पूछे तो अलग रहेगा, ली वार्ड का पूछे तो अलग रहेगा। यानी कि ली वार्ड वाली डायरेक्शन में शेल्टर बेल्ट की जितनी भी हाइट है उसके 30 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। यानी कि मान लीजिए शेल्टर बेल्ट यहाँ पर 10 मीटर का है, तो यहाँ पर शेल्टर बेल्ट 10 मीटर का है, तो यहाँ पर 10 का मतलब हो जाएगा कितना, 30 मीटर तक की दूरी में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा शेल्टर बेल्ट का। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ली वार्ड में कर रहे हैं। और विंड वार्ड में पूछ ले पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ 5 से 10 गुना तक ही रहता है बस। यानी विंड वार्ड में 5 से 10 गुना तक प्रोटेक्शन मिलता है, और ली वार्ड में आपको 30x तक यानी 30 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। किसके, जितनी भी हाइट आपने रखी है शेल्टर बेल्ट की उसके, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप कवर क्रॉप का भी यूज कर सकते हैं, सेम वैसे ही। कवर क्रॉप जब पूरी तरह से जमीन को कवर कर लेगी तो विंड ब्रेक का कोई असर नहीं, मतलब हवाओं का कोई असर नहीं रहेगा। इसके अलावा मल्चिंग, सेम जैसे पानी में काम कर रही थी वैसे ही विंड इरोजन में भी काम करेगी। ये भाई अपना विंड इरोजन हो गया। अब क्या बचा, कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक इरोजन।